गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नेहा कुमारी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 में। ये है लेक्चर 2 और हमारा टॉपिक है खाद्य संसाधन पशुओं में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पशुपालन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पशुधन का किस प्रकार से ध्यान रखा जाए ताकि हमारी जो भारत की निर्भरता है खाद्य संसाधनों पर, उसकी आपूर्ति हम अच्छे ढंग से कर सकें। तो यहाँ पर पशुपालन के बारे में मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि पशुपालन जो है वो कृषि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम पशुओं के सही प्रबंधन, उनके पालन पोषण, उनके प्रजनन के तरीकों पर ध्यान देते हैं ताकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो सके, अंडा उत्पादन अच्छा हो सके, मत्स्य पालन के द्वारा जो हमें मछलियों का उत्पादन होता है वो अच्छा हो सके, दुग्ध उत्पादन अच्छा हो सके। इन सारी चीजों का ख्याल रखने की आवश्यकता होती है पशुपालन विज्ञान में। तो हमारी जो निर्भरता है गाय, भैंस तथा साथ ही बैल, घोड़ा, इन सारे पशुओं पर पशुपालन विज्ञान के अंदर इन सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है ताकि आर्थिक रूप से हम किसानों को भी संपन्न बना सके और साथ ही साथ खाद्य संसाधनों से हम अपनी आपूर्ति भी कर सकें। तो पशुधन पालन एवं प्रबंधन, इसमें सबसे पहले दो चीजें हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि पशुओं को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक जो है वो है दुधारू पशु यानी दूध देने वाले पशु जिन्हें मिल्च एनिमल्स भी कहा जाता है, और दूसरे हैं हमारे भारवाही पशु, भार उठाने वाले पशु, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाने में घोड़े, खच्चर इत्यादि उपयोग में आते हैं। बैल हमारे खेतों में जुताई के कार्य में आते हैं। तो ये जो दो शाखाएं हैं इनकी पशुपालन में हमारे पास दो अलग अलग एनिमल्स आते हैं। एक को हम दुधारू पशु यानी मिल्च एनिमल्स कहते हैं और दूसरे हैं भारवाही पशु यानी ड्रॉट एनिमल्स। तो आपको दोनों ही वर्ड्स के साथ फेमिलियर होना जरूरी है कि मिल्च एनिमल्स दुधारू पशुओं को कहा जाता है और ड्रॉट एनिमल्स भारवाही पशुओं को कहा जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं दो वैज्ञानिक शब्दों पर, जिसमें गाय जो है वो बॉस इंडिकस के नाम से जानी जाती है जबकि भैंस को बॉस बुबेलिस कहते हैं। तो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं जैसे नीट हो गया या फिर पैरामेडिकल के एग्जाम्स हो गए, कई बार ये सवाल आता है कि गाय को किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है या बॉस इंडिकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है, बॉस बुबेलिस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है। तो आपको ये सारे जो वैज्ञानिक शब्द हैं उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पशुओं में जो दूध उत्पादन है वो कैसे वृद्धि हम उसमें कर सकते हैं, तो उस पे हमें देखना है कि उनकी जो दुग्धावधि है अर्थात उनका जो लैक्टेशन पीरियड है उसको एक्सटेंड करना, उसको बढ़ाना। अगर हम दूध का देने का जो उनका काल है, समय है, उसको अगर हम बढ़ा सकें तो उत्पादकता बढ़ पाएगी, व्यावसायिक रूप से हम उन पशुओं का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर भारतीय नस्ल की बात करें तो जो विदेशी नस्लें हैं उनकी अपेक्षा हमारी भारतीय नस्लों में दूध उत्पादन की क्षमता कम होती है। तो जो विदेशी नस्लें हैं उनको व्यावसायिक रूप से खास करके इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसमें जर्सी है और ब्राउन स्विस है। स्विस शब्द से आप याद रख सकते हैं कि ये स्विट्जरलैंड की एक नस्ल है और इसका उपयोग किया जाता है अधिक दूध उत्पादन के लिए। अच्छे उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उन्हें अच्छा भोजन प्रदान करना है जिसमें मोटे चारे का उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ सही आवास, मतलब आवास वेंटिलेटेड हो और साफ सफाई का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्हें स्वच्छ पानी देने की आवश्यकता है और साथ ही साथ समय समय पर टीकाकरण कराने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें बीमारियों के फैलने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर हम उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाएंगे तो पशुधन का जो सही ढंग से प्रबंधन है वह करने में हमें दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडियन ब्रीड्स हैं, जो हमारी भारतीय नस्लें हैं, उनमें दूध देने की क्षमता अपेक्षाकृत जो विदेशी नस्लें हैं उनसे कम है। तो इसका क्या कोई ऑल्टरनेट नहीं है?
तो उसके लिए हमें जाना होता है क्रॉस ब्रीडिंग यानी संकरण की प्रक्रिया के लिए। उसमें हम क्या करते हैं कि एक ब्रीड जो होगी, मतलब एक नस्ल जो होगी वो भारतीय होगी और दूसरी नस्ल जो होगी वो विदेशी होगी। तो गाय की जो विभिन्न नस्लें हैं जो संकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न करी जाती हैं, उसमें 3 खास हैं, करन स्विस, करन फ्राइज और फ्राइजवाल। ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि करन स्विस किसको क्रॉस करके पाया गया, करन फ्राइज कौन सी 2 ब्रीड्स को क्रॉस करके पाया गया, और फ्राइजवाल में कौन सी 2 ब्रीड्स हैं, कौन सी 2 नस्लें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो करन स्विस जो है उसमें जो भारतीय नस्ल है वो है साहिवाल, और जो हमारी विदेशी नस्ल है वो है ब्राउन स्विस। अब स्विस शब्द से आप याद रख सकते हैं कि ये कहां की नस्ल है, स्विट्जरलैंड की। पूछ सकते हैं सवाल कि ब्राउन स्विस कौन से देश की नस्ल है, तो स्विट्जरलैंड की। अब जब ब्राउन स्विस को साहिवाल के साथ क्रॉस कराया जाता है तो जो हमारी नई नस्ल का निर्माण होता है उसका नाम है करन स्विस। ये हो गई एक नस्ल गाय की। दूसरी है करन फ्राइज। तो करन फ्राइज में जो भारतीय नस्ल है वो है थारपारकर, और जो हमारी विदेशी नस्ल है वो हॉलैंड की नस्ल है, जो है हमारी हॉलिस्टीन फ्रिजियन। HF के नाम से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जब हम हॉलिस्टीन फ्रिजियन को क्रॉस कराते हैं इंडियन ब्रीड थारपारकर के साथ, तो जो हमारी संकर नस्ल आती है वो कहलाती है करन फ्राइज। तो आपको 2 नस्लों के नाम बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, और कौन सी ब्रीड्स को क्रॉस कराकर हम उसे अचीव कर पा रहे वो भी आपको समझ में आ गया। अब जो तीसरी हमारी नस्ल है जो इंडियन ब्रीड और फॉरेन की ब्रीड को हम क्रॉस कराकर उत्पन्न करते हैं, उसमें इंडियन ब्रीड साहिवाल को, उसकी संकरण हम कराते हैं हॉलैंड की ब्रीड हॉलिस्टीन फ्रिजियन के साथ, और जो नई नस्ल हमारी बनती है वो है फ्राइजवाल। तो 3 नस्लें आप लोगों को समझ में आ गई जो संकरण की प्रक्रिया यानी क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू हम अचीव कर पाते हैं। कौन कौन सी है फिर से रिपीट कर लेते हैं। करन स्विस जिसमें साहिवाल को क्रॉस कराया जाता है ब्राउन स्विस के साथ। उसके बाद है करन फ्राइज जिसमें थारपारकर को क्रॉस कराया जाता है हॉलिस्टीन फ्रिजियन के साथ। और थर्ड ब्रीड है हमारी फ्राइजवाल जिसमें साहिवाल को क्रॉस कराते हैं हॉलिस्टीन फ्रिजियन के साथ। तो ये 3 नस्लें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम जरूर अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अब संकर नस्लों के लाभ क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी भारतीय नस्लें हैं उनमें दूध उत्पादन की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, तो दूध उत्पादन बढ़ाने में ये नस्लें सहायक होती हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, इनमें प्रजनन क्षमता अच्छी होती है, साथ ही साथ इनका आयु काल भी अधिक होता है। आप इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग की प्रक्रिया के थ्रू नई नस्लों का निर्माण करते हैं। तो निष्कर्ष यही है, हम जो डेयरी से दूध लाते हैं वो इन ब्रीड से पाया जाता है, यानी व्यवसायिक स्तर पर इन नस्लों का इस्तेमाल किया जाता है दूध उत्पादन के लिए। कौन कौन सी हैं हमारी? करन स्विस, करन फ्राइज और फ्राइजवाल। ये 3 ब्रीड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम व्यवसायिक स्तर पर दूध उत्पादन के लिए करते हैं। अब जो आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं कि क्यों इन ब्रीड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। जिसमें से 2 हमारी इंडिजीनस यानी कि भारतीय नस्ल है और 2 हमारी एग्जॉटिक है यानी कि विदेशी नस्ल है। तो जो भारतीय नस्ल है उसमें साहिवाल है। साहिवाल के बारे में हमने देखा कि वो करन स्विस के लिए इस्तेमाल की जाती है और फ्राइजवाल के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो साहिवाल का जो एवरेज दूध देने की कैपेसिटी है उसके पूरे दुग्धावधि के दौरान वो है 1350 लीटर से लेकर के 2100 लीटर तक। मतलब वो अपने पूरे दूध काल में इतना दूध वो उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसकी खासियत क्या है? ये हीट टॉलरेंट ब्रीड है,
मतलब अगर टेम्परेचर तापमान बहुत बढ़ गया तो वहां पर भी ये अपने आप को अच्छे से रख सकती है। दूसरा है हाई डिजीज रेजिस्टेंस, मतलब इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बाकियों की अपेक्षा अधिक होती है। किसमें? साहिवाल की। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारी इंडियन ब्रीड है, मतलब भारतीय नस्ल है रेड सिंधी। रेड सिंधी जो है वो साहिवाल की अपेक्षा दूध देने में उससे ज्यादा कैपेबल है। और यहाँ पर आप दूध देख सकते हैं कितना देती है वो अपने दुग्धावधि के दौरान, 1700 से 3400 लीटर तक, मतलब वो साहिवाल से ज्यादा दूध देने की क्षमता रखती है। ये भी हीट टॉलरेंट टेम्परेचर्स में अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पाती है। कौन कौन सी हो गई? साहिवाल और रेड सिंधी, जो हीट टॉलरेंट ब्रीड्स हैं, मतलब अधिक तापमान को भी बर्दाश्त करने की इनमें अच्छी क्षमता होती है। अब जो दो हम विदेशी नस्लों की बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहली जो बहुत पॉपुलर ब्रीड है वो है जर्सी। जर्सी जो है हमारी इंडियन ब्रीड्स साहिवाल और रेड सिंधी की अपेक्षा अधिक दूध देती है, जो कि है 3000 से 4000 लीटर उसकी पूरी दुग्धावधि के दौरान। और इसकी खासियत यह है कि इसके दूध का जो फैट कंटेंट है, मतलब वसा की जो मात्रा है, वो बाकियों की अपेक्षा अधिक है। किसका? जर्सी का। ये गुड अडेप्टेबिलिटी है, मतलब किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पाती है। दूसरी हमारी विदेशी नस्ल है हॉलिस्टीन फ्रिजियन, जो हमने देखा था, हम लोगों ने करन फ्राइज नस्ल बनाने के लिए इसका उपयोग किया और फ्राइज वाल नस्ल बनाने के लिए किसका उपयोग किया? पोलैंड की ब्रीड हॉलिस्टीन फ्रिजियन का। और इसकी क्षमता जो है वो इन तीनों नस्लों की अपेक्षा सबसे अधिक है, जो है 4000 से 5000 लीटर तक। तो ये जो कंपैरेटिव डेटा है इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी इंडियन ब्रीड्स, भारतीय नस्ल, और कौन कौन सी विदेशी नस्लों का उपयोग करके संकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम व्यावसायिक स्तर पर अलग अलग नस्लों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, किसानों को ज्यादा सहायक हो सकते हैं। तो हमारी करन स्विस थी, करन फ्राइज और फ्राइज वाल, और ये दो जो है ये है हमारी भारतीय नस्ल जिसमें है साहिवाल और रेड सिंधी, और दो है हमारी विदेशी नस्ल जिसमें है जर्सी और हॉलिस्टीन फ्रिजियन। तो ये तो बात हो गई गाय के बारे में। अब चलते हैं अपने अगले दुधारू पशु की तरफ, जो है भैंस। भैंस जो है वो बॉस बुबेलिस के नाम से जाना जाता है। जैसा मैंने आपको कहा कि वैज्ञानिक शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। गाय को बॉस इंडिकस कहते हैं और भैंस को बॉस बुबेलिस कहते हैं। आप थोड़ा कनेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये ब और भ एक जैसा साउंड कर रहा है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बॉस इंडिकस किसका नाम था और बॉस बुबेलिस किसका नाम था। तो ब और भ थोड़ा सिमिलर है, उससे हम याद रख सकते हैं कि बॉस बुबेलिस भैंस का वैज्ञानिक नाम है और बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो ये जो भैंस है ये दूध देने के साथ साथ कार्य क्षमता में भी गाय की अपेक्षा ज्यादा अच्छी है। दूध भी देगी और कई बार सामान ढोने के भी काम आती है, इसलिए इसमें ड्रॉट पावर भी है। परिवहन के भी कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। और ये गाय की अपेक्षा थोड़ी बेटर इस रूप में है कि अगर आपने चारा इसको प्रदान किया, उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ये उस पर सर्वाइव करती है। जैसे गाय को आपको थोड़ा उच्च स्तर गुणवत्ता वाला चारा देना होता है, लेकिन अगर आप इसे कम गुणवत्ता वाला चारा भी देते हैं तो ये वहां पर रहने की क्षमता रखती है, लंबे समय तक जीवित रह सकती है। यहां पर एक चीज और है, ये डेटा जो कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पूरे विश्व के स्तर के अनुसार भारत में भैंस की आबादी का कितना प्रतिशत है, तो वो है आपका 56 से 57%। इस चीज को याद रखिएगा। कई बार पूछ सकते हैं कि भारत में बाकी विश्व के कंपैरिजन में कितनी आबादी है भैंस की, तो वो है आपकी 56 से 57%। बाकी जैसे हमने नस्लों की बात करी, हमारी गायों की नस्लों की, उसी तरीके से भैंस की भी अलग अलग नस्लें हैं।
जिसमें सबसे पॉपुलर नस्ल है, जो सबसे ज्यादा दूध देती है, वो है मुर्रा। मुर्रा जो है पर प्रतिदिन के हिसाब से 10 से 16 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है, जो क्षमता बाकी भैंस की नस्लों की अपेक्षा अधिक है। साथ ही साथ इसका आप खासियत देख सकते हैं, आपसे कैरेक्टर पूछ सकता है कि आप उसकी विशेषता बताइए, तो ये बहुत ही ज्यादा गहरे काले रंग की होती हैं और इनकी जो सींगें होती हैं वो बहुत घुमावदार होती हैं। तो अगर आपसे थोड़े दो छोटे से प्रश्न में पूछा जाए, लघु उत्तरीय प्रश्न में, कि इनकी क्या विशेषता है, तो आप बता सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली नस्ल है। दूसरा, हम ये बता सकते हैं कि इनका गहरा काला रंग होता है और इनकी सींगें काफी घुमावदार होती हैं। कुछ और नस्लें जो हैं उनके नाम आपको याद कर लेने हैं, जैसे मुर्रा मैंने आपको बताया जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली है। दूसरी है हमारी भदावरी। भदावरी भैंस को इटावा भैंस के नाम से भी जाना जाता है, तो दो शब्दों को याद रखिएगा, भदावरी भैंस की नस्ल है, दूसरा इसका एक और नाम क्या है, इटावा भैंस। अब इसकी खासियत यह है कि इसके दूध में वसा की मात्रा बाकियों की अपेक्षा अधिक होती है। बाकियों में आपकी मुर्रा है, महसाना है, इन सारी नस्लों की अपेक्षा इसमें दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। किसमें? हमारी भदावरी। भदावरी को और कौन से नाम से जाना जाता है? इटावा भैंस। ये कठिन परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे से रहने की क्षमता रखती है, तो यानी कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रह सकती है। कौन सी नस्ल? भदावरी। अब जो हमारी तीसरी नस्ल है वो गुजरात की बहुत फेमस ब्रीड्स हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा दूध देने वालों में से ये नस्ल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें है महसाना और सुरती। इनके दूध में वसा की मात्रा भी अच्छी होती है और ये गुजरात में सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती हैं दूध उत्पादन के लिए। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि महसाना या फिर सुरती कौन से राज्य में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है? तो याद रखना है आपको, गुजरात। अब हमारी नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी एवं देसी नस्ल। ये जो हमारी भैंस की नस्ल है, इसको दूध उत्पादन के साथ साथ कृषि के कार्यों में भी उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी होती है। बाकी कुछ नस्लों के नाम है हमारे नागपुरी, नीली रावी एवं जाफराबादी। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। वो पूछ सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मुर्रा कौन से पशु की नस्ल है, या फिर भदावरी कौन से पशु की नस्ल है, इसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो भदावरी को इटावा भैंस के नाम से जाना जाता है। महसाना और सुरती कहाँ की नस्लें हैं? गुजरात की नस्ल है। अन्य कौन कौन सी नस्लें हैं? छत्तीसगढ़ी या फिर देसी, नागपुरी, नीली रावी और जाफराबादी। तो नस्लों के नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो गाय की है कि भैंस की। अगला हमारा पार्ट है कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंफ्यूज मत कर जाइएगा, बहुत पॉपुलर चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितने वीडियोस आ रहे हैं, तो AI से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराने की प्रक्रिया। यहाँ पर जो प्रजनन का प्रोसेस होता है वो प्राकृतिक ना हो करके कृत्रिम होता है। कृत्रिम रूप से श्रेष्ठ बैलों से वीर्य को संग्रहित कर कृत्रिम योनि का इस्तेमाल कर उस संग्रहित वीर्य को लंबे समय तक संरक्षित रखा जाता है और मादा के प्रजनन काल में प्रवेश करने के बाद उसकी योनि में प्रविष्ट किया जाता है। इससे प्राप्त की गई नस्लें जो हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, कार्य क्षमता, दूध उत्पादन क्षमता, हर चीज बेहतरीन होती है। इसलिए कृत्रिम गर्भाधान एक उपयोगी तकनीक है जिससे हम उच्च स्तरीय नस्लों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब इस प्रक्रिया को करने के कुछ स्टेप्स हैं, उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है चयन। हमें सबसे पहले एक उच्च स्तर मादा और एक उच्च स्तर नर को चयन करना है जिसमें कार्य क्षमता अच्छी हो,
रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, साथ ही साथ दूध देने की कैपेसिटी भी गाय की अच्छी हो। तो जो हमारी नस्ल होगी वो इन सारे गुणों के साथ उत्पन्न होगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? चयन करना श्रेष्ठ गाय श्रेष्ठ बैल का। दूसरा है संग्रहण। अब संग्रहण करना मतलब कलेक्ट करना। तो जैसे शब्द यहां हम इस्तेमाल कर रहे हैं कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियली उसको कलेक्ट करना है। तो यहां पर कृत्रिम योनि का उपयोग करके वीर्य को एकत्रित किया जाता है। अब ये जो एकत्रित वीर्य है उसका एक लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर हम उसके जीवन काल को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हमें उसको क्या करना होगा? प्रिजर्व करना होगा, संरक्षित करना होगा। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है संरक्षण। तो जो प्राप्त किया गया वीर्य है उसको लिक्विड नाइट्रोजन में लंबे समय तक स्टोर किया जाता है। इससे क्या है, उसे लंबे समय तक हम संग्रहित भी रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस इकट्ठे किए गए वीर्य को बिना किसी नुकसान के पहुंचाया जा सकता है। तो 3 स्टेप्स आपके क्लियर हो गए, चयन, संग्रहण और फिर संरक्षण। उसके बाद चौथा क्या है? गर्भाधान। अब हमारे पास वीर्य इकट्ठा है, अब हमें देखना है कि हमारी जो मादा है वो अपने प्रजनन काल में प्रवेश कर चुकी है या नहीं। अगर हम ऋतु काल को छोड़ करके बाकी किसी समय में उसकी योनि में वीर्य को प्रविष्ट करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस फेल हो जाएगा। इसलिए हमें देखना है गर्भाधान करने के समय हमारी जो मादा है वो अपने ऋतु काल में है, उस समय उसकी योनि में चयनित किए गए वीर्य को डाल दिया जाता है, जिससे हमारी जो नस्ल है वो उत्पन्न हो पाती है, जो बेहतरीन नस्ल होती है, सारे गुणों के साथ होगी। तो कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लाभ क्या क्या है, क्यों करना आवश्यक है इसे? तो सबसे पहली चीज है नस्ल की गुणवत्ता में सुधार। जैसा मैंने आपको बताया कि हम मादा ऐसी लेते हैं जिसमें दूध देने की क्षमता अच्छी हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, प्रजनन क्षमता अच्छी हो। साथ ही साथ हम बैल की ऐसा चयन करते हैं जिसमें कार्य क्षमता अच्छी हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। तो हमारी जो नई ब्रीड आएगी, नई नस्ल आएगी, उसमें ये सारे गुण होंगे, यानी कि हमारी नस्ल में हम सुधार कर सकते हैं इस प्रक्रिया का उपयोग करके। सेकेंड स्टेप है हमारा किफायती। इसका लाभ और क्या हो सकता है? किफायती विधि। अब जो आपने वीर्य इकट्ठा किया, क्या सिर्फ वो एक मादा में उपयोग में लाया जाएगा? ऐसा नहीं है। उस इकट्ठे किए गए वीर्य को हजारों मादाओं के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यानी कि एक बार इकट्ठे किए गए वीर्य से हमें क्या मिलेगा? कई सारी मादाओं को हम प्रजनन काल में जब वो प्रवेश करें उनसे हम बेहतरीन नस्ल का उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, आप लोअर कॉस्ट पे ज्यादा ब्रीड्स पा सकते हैं। तीसरा है परिवहन में सुविधा। जैसे आपको बैल को इस्तेमाल में नहीं लाना, आपको सीधे बैल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उस वीर्य को फ्रोजन, जो हमने लिक्विड नाइट्रोजन में डाला था, उस वीर्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। ये एक लाभ है। चौथा है सुरक्षा। जो प्राकृतिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है उस दौरान गाय और बैल दोनों के चोटिल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो अगर हम कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग करेंगे तो इस सुरक्षा, हम इन दोनों को, गाय को और बैल को, दोनों को ही सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, दुर्घटना से बचा सकते हैं। अब इस गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को करने में कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन्हें लेने की आवश्यकता है। एक है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस लैब बेस्ड है, इसमें हम उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे जितने भी उपकरण इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं वो स्टेरिलाइज्ड हो, वो कीटाणु रहित हो। अगर उनमें जरा भी संक्रमण पाया गया तो पूरा प्रोसेस असफल हो सकता है। हो सकता है हमारे बैल में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाए, गाय में संक्रमण हो जाए, या हमारी नस्ल जो है वो भी अफेक्टेड हो सकती है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे उपकरणों को कीटाणु रहित किया जाए। दूसरी चीज है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी मादा जो है वो अपने प्रजनन काल में है भी या नहीं। अगर वो अपने प्रजनन काल में नहीं है और उस दौरान हम वीर्य को उसकी योनि में प्रविष्ट कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, हमारा जितनी भी लागत है वो सब जीरो हो जाएगा। तो दो चीजें हैं, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। एक है कि वीर्य को उसके ऋतुकाल में डाला जाए, दूसरा है स्टेरलाइजेशन, यानी कि जितने भी उपकरण हैं उनको कीटाणु रहित किया जाए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कृत्रिम गर्भाधान के कुछ नुकसान भी होंगे। हर चीज का एक फायदा और नुकसान दोनों पहलू रहते हैं। तो अब इसमें नुकसान क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज है प्रशिक्षित तकनीशियन। अब ये काम कोई भी इंसान आकर नहीं कर सकता, प्रॉपर टेक्नीशियन जिन्होंने ट्रेनिंग ली है वही इस कार्य को कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है कि हमारी डिपेंडेंसी उन पे बढ़ जाएगी जो इस चीज को प्रैक्टिकली सीख चुके हैं। कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता, कोई भी किसान आकर के इस कार्य को नहीं कर सकता। जो सीखे हुए हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, वही लोग इस कार्य को कर सकते हैं। दूसरा है हीट अवधि की सही पहचान, ये पता लगाना कि जो मादा है वो अपने ऋतुकाल में है या नहीं। अगर ऋतुकाल को छोड़ करके बाकी समय में हम उसकी योनि में प्रविष्ट करेंगे तो उस दौरान ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है? असफल हो जाती है। उपकरणों और तकनीक पर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस क्या है? कृत्रिम है, लैब बेस्ड है। तो इससे क्या है, ये सारे चीजें जो है हम सिर्फ आदमियों की सहायता से नहीं कर पाएंगे, हमें इसके लिए सही उपकरणों का भी उपयोग करना पड़ेगा। तो हमारी जो निर्भरता है वो उपकरणों पर अधिक बढ़ जाती है। चौथा है संक्रमण का खतरा। जैसा मैंने आपको बताया कि हम उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर जरा भी कहीं चूक होती है तो वो संक्रमण हमारी नस्ल को प्रभावित कर सकता है। तो वो संक्रमण ना हो उसका ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो एक प्रकार का नुकसान भी हो सकता है इसमें। पांचवा है गर्भाधान की गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृत्रिम गर्भाधान कर दिया तो वो सफल ही हो जाएगा। कई बार संभावनाएं ऐसी होती हैं जिसकी वजह से प्रजनन का जो कार्य है वो असफल रह जाता है। तो कृत्रिम गर्भाधान हमेशा सक्सेसफुल हो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। और छठा है आनुवंशिक विविधता में कमी। जैसा मैंने आपको बताया कि हम जिस बैल का उपयोग कर रहे हैं उससे इकट्ठे किए गए वीर्य को हम एक नहीं कई हजार मादाओं के प्रजनन के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो वो जो बैल का कैरेक्टर है, उसकी जो भी आनुवंशिकता है वो तो सेम ही रहेगी, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आ रहा। यानी कि आनुवंशिकता में कमी आ जाएगी, किसी प्रकार का बदलाव हमारी नस्लों में कम देखने को मिलेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पशुपालन, जिसमें हमने जाना गाय की नस्लों के बारे में, भैंस की नस्लों के बारे में, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो मैं लेकर के आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।